Hello student, welcome in video number 3. Here in video number 3 we will discuss about the adjustment of final accounts of partnership firm. तो adjustment किस लिए बनाए जाते हैं, why it is necessary, if it is mandatory to prepare in the books of account, in books of final accounts, then why. So these all things which we will discuss over here. Adjustment of final accounts of partnership firm. सबसे पहले यहाँ पे आपको दिया है कि फाइनल अकाउंट के अंदर जो एडजस्टमेंट है वो क्या है. तो यहाँ पे आपको लिखा है एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर टू गिव कंप्लीट शेप ऑफ अकाउंट्स एडजस्टमेंट्स एंड adjustment entries are recorded. Adjustment entries and their accounting effect is an annual accounts of firm is as under. मतलब कि जो आपका अकाउंटिंग ईयर ख़त्म होता है तब आप उसी के अंदर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टू गिव कंप्लीट शेप कहीं सारे आपके एक्सपेंसेस जो है वो बाकी रह गए एज पर द एक्यूरल कॉन्सेप्ट जो हमने पहले डिस्कस किया था, और मैचिंग कॉन्सेप्ट जो हमारी नहीं इनकम हुई है उसको भी हम इनकम दिखाते हैं. कई बार हमारे एक्सपेंसेस पेड करने के बाकी रह जाते हैं, वो सारी चीज़ अनपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो उसको कंप्लीट शेप देने के लिए एक एडजस्टमेंट बनता है. मतलब कि मान लो कि हमारा बिजनेस 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट हुआ है और एंड हुआ है 31 मार्च 2020 को. तो मीनवाइल द ईयर सम ऑफ ट्रांजेक्शन आर लेफ्ट टू अनरिकॉर्डेड. कई बार कई सारे ट्रांजेक्शन बाकी रह जाते हैं हमारे, जैसे कि कई सारे डेप्टर्स पैसे नहीं दे जाते. हमने किसी को, कोई कस्टमर को हमने कोई गुड्स सेल किया है, अगर वो मीनवाइल द ईयर हमें डेप्टर्स के पास से मान लो कि 50,000 लेना है 1 अप्रैल 2020 से लेके 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020, मीनवाइल दिस 1 ईयर. तो मीनवाइल दिस 1 ईयर के अंदर हमें वो डेप्टर्स 50,000 में से 10,000 रुपीज़ दे जाता है. तो बाकी के हमारे कितने डेप्टर्स रहे, तो 40,000 के डेप्टर्स अभी भी हमारे पेंडिंग में रहे. तो उसके लिए हम क्या दिखाएंगे, एडजस्टमेंट बनाएंगे. तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे एडजस्टमेंट का हमने डेफिनेशन तो देखा, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टू गिव कंप्लीट शेप ऑफ अकाउंट्स को प्रॉपरली उसको एक मोड देने के लिए एडजस्टमेंट एंड एडजस्टमेंट एंट्रीज आर रिकॉर्डेड. एडजस्टमेंट एंट्री हम करते हैं. दूसरी एक बात यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा, व्हाई इट इज़ नेसेसरी. ठीक है, एडजस्टमेंट बनाना क्यों ज़रूरी है. तो सबसे पहली बात यहाँ पे मैं आपको बता दूँगा कि टू अपडेट एक्सपेंस एंड इनकम्स ट्रांजेक्शन, जो भी पूरे साल के अंदर हमारे ट्रांजेक्शन जो हुए हैं, एक्सपेंस और इनकम हुए, उसको अपडेट करने के लिए हम एडजस्टमेंट बनाते हैं. राइट, टू अपडेट एक्सपेंस एंड इनकम ट्रांजेक्शन्स. फिर नंबर 2 है टू रिकॉर्ड अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन. मतलब जो ट्रांजेक्शन अनरिकॉर्ड हो गए, बाय मिस्टेकली से हम भूल गए, या तो लिखा नहीं है, या तो लिखना बाकी है, या तो क्रेडिट 200 अमाउंट्स करना था उसकी जगह पे 400 हो गया. तो रेक्टिफिकेशन एंट्रीज को करने के लिए हम एडजस्टमेंट बनाते हैं. और नंबर 3 है टू रेक्टिफाई द मिस्टेक्स. कोई भी मिस्टेक्स अगर रह गई है, it may be some mistakes remains in the books of accounts, that is why we need to prepare adjustment. और ये एडजस्टमेंट आप करोगे तो ही आपको 12 मार्क का सम आएगा. वैसे कहीं सारे टीचर्स जो है वो बहुत शॉर्ट कर देते, एकदम 10 या तो 15 में समझा देते हैं, उसके अंदर सारे एडजस्टमेंट आ जाते. पर आप 1 बाय 1 समझोगे, क्योंकि आपका नया कॉन्सेप्ट है अभी, तो आप डिटेल में स्टडी करोगे तो आपको यहाँ पे अच्छा रहेगा. तो ये एक चीज़ है, आप वाई इट इज़ नेसेसरी टू प्रिपेयर. तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक. और क्लोजिंग स्टॉक की एंट्रीज क्या होती है. क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट. मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक आपका कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड में आपका क्लोजिंग स्टॉक जाएगा. और उसके दो इफ़ेक्ट,
each transaction has two effect, number one in assets and one is trading और P&L। तो क्लोजिंग स्टॉक जो है असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट अंडर द हेडिंग्स ऑफ करंट असेट्स, और दूसरा है क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। तो क्लोजिंग स्टॉक का मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया था कि क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे आएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में, और वो फिज़िकल वैल्यूएशन होता है। ठीक है, स्टॉक का क्या होता है, फिज़िकल वैल्यूएशन होता है। यहाँ पे देर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टॉक्स है, और वो वैल्यूएशन जो होता है एट द एंड ऑफ द ईयर होता है। मतलब मान लो कि हम कोई बिज़नेस कर रहे हैं, गेहूँ का या तो फिर कोई भी सभी चीज़ का हम बिज़नेस कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम पर्सनली कई सारे लोग को भेजेंगे कि चलो अभी हमारे गोडाउन में कितना स्टॉक है उसका फिज़िकल वैल्यूएशन करो, और अनसोल्ड गुड्स जो पड़ा है हमारे, और अभी की उसकी वैल्यू कितनी और मार्केट प्राइस उसकी कितनी है, तो वो उसको कंपेयर करके स्टॉक का वैल्यूएशन किया जाता है। इसमें 3 टाइप्स ऑफ स्टॉक्स होते हैं। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, जो मतलब एकदम प्रॉपरली जो गुड्स प्रिपेयर हो गया है वो, फिर स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश गुड्स, और स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टॉक। एक और भी स्टॉक है स्टेशनरी का स्टॉक, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे स्टेशनरी स्टॉक का। तो ये स्टॉक का वैल्यूएशन, तो स्टॉक के अंदर एक कंडीशन ऐसी भी है कि जब आप स्टॉक की वैल्यूएशन लिख रहे हो, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू दोनों में से विच एवर इज़ लेस, वो आपको कंसिडर करना है एज अ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, मान लो कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपकी मार्केट वैल्यू 60,000 है और बुक वैल्यू 50,000, तो विच एवर इज़ लेस, जो लेस है वो आपको एज अ क्लोजिंग स्टॉक दिखाना है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक का मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था। तो इन शॉर्ट आपको इतना याद रखना है, जब भी आपको एग्ज़ाम के अंदर क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट दिया होता है तो उसकी एक एंट्री जाएगी क्लोजिंग स्टॉक की क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरी जाएगी एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। उसके बाद है नेक्स्ट नंबर 2 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। जो एक्सपेंस अभी अनपेड है, आउटस्टैंडिंग का दूसरा नाम क्या है, अनपेड वो एक्सपेंस, तो उसके एंट्री रिस्पेक्टिव एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट। जो अभी तक हमने पेड किए नहीं है, हमने मतलब बिजनेस फर्म ने पेड नहीं किए ऐसे एक्सपेंसेस, तो उसकी एंट्री कहाँ पे होगी, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐड इन रिस्पेक्टिव एक्सपेंस। जो हमारे प्रीवियसली जो एक्सपेंस है उसके अंदर हमारे जो है उसके अंदर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया, उसके अंदर हमें ऐड करना है डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग और पीएनएल। यहाँ पे ऐसा क्यों ट्रेडिंग और पीएनएल, क्योंकि अगर आपका एक्सपेंस जो ट्रेडिंग के रिलेटेड है तो ट्रेडिंग में जाएगा, और पीएनएल के रिलेटेड है तो पीएनएल में जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे और करके ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड में ऐड करना है रिस्पेक्टिव एक्सपेंस के अंदर। और दूसरा कहाँ पे जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कैपिटल एंड लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट अंडर द हेडिंग्स ऑफ करंट लाइबिलिटीज। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपका बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे जाएगा, आपको ये चीज़ याद रखना है। उसके बाद है नंबर 3 प्रीपेड एक्सपेंस। मतलब आपने पहले से या तो एडवांस में एक्सपेंसेस जो पेड कर दिए, उसके एंट्री क्या होगी, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव एक्सपेंस। तो प्रीपेड एक्सपेंस आपके लिए क्या बन जाएगा, सेट्स बन जाएगा, आपने प्रीपेड पहले से ही पेड कर दिए है, तो उसकी एंट्री आएगी एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में जाएगी अंडर द हेडिंग्स ऑफ करंट एसेट्स। और दूसरा है डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट प्रीपेड एक्सपेंस, सॉरी डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर वो प्रीपेड एक्सपेंस ट्रेडिंग के रिलेटेड है, गुड्स और प्रोडक्शन के रिलेटेड है तो ट्रेडिंग में जाएगा, पर पीएनएल के रिलेटेड है तो कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में क्या करना है आपको, प्रीपेड एक्सपेंस जो है उसमें से क्या करना है, डिडक्ट करना है, मतलब माइनस करना है रिस्पेक्टिव एक्सपेंस। तो ये है आपका प्रीपेड एक्सपेंस, मतलब एक्सपेंस पेड इन एज एडवांस, आपने एडवांस में पेमेंट कर दिए ऐसे एक्सपेंसेस। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए प्रैक्टिकली। ये जो जनरल एंट्री, आप जनरल एंट्री का लेसन तो पढ़ ही चुके हो स्टैंडर्ड 11 में, तो ज़्यादा मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा। इन शॉर्ट जब सम करते हैं तो ये जितने भी एडजस्टमेंट आपको समझाता हूँ उसकी एंट्री कहाँ कहाँ पे जाएगी वो आपको आना चाहिए, तो आपका 70-75% आपका सम सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना ही रखना है।
फिर उसके बाद है नंबर 4 रिसीवेबल इनकम, मतलब जो इनकम रिसीवेबल है अभी तक मिली नहीं है एज पर द एक्चुअल कॉन्सेप्ट, ठीक है, रिसीवेबल मिलने वाली है, रिसीवेबल इनकम अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव इनकम अकाउंट क्रेडिट। तो ये कहाँ पे आती है आपकी क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो इनकम मिलने वाली है। तो क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐड करेंगे रिस्पेक्टिव इनकम। इनकम आपकी कौन सी इनकम के अंदर ऐड करेंगे, जो आपकी ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस के अंदर दी ही होगी आप जब सम सॉल्व करते होगे तब। तो रिस्पेक्टिव इनकम के अंदर आपको ऐड करना है, और दूसरा जाएगा बैलेंस शीट में असेट साइड में अंडर द हेडिंग्स ऑफ करंट एसेट्स। तो रिसीवेबल इनकम जो अभी मिली नहीं है पर मिलने वाली है ऐसी इनकम, तो ये एंट्री आपको याद रखनी है। फिर नंबर 5 है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। जब इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, मैंने पहले भी आपको इसके रिलेटेड एक्सप्लेन किया था, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो उसकी एंट्री क्या है, इनकम रिसीव रिस्पेक्टिव इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट क्रेडिट। तो ये जो आपकी रिस्पेक्टिव इनकम है वो जाएगी लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट के अंदर अंडर द हेडिंग्स ऑफ करंट लायबिलिटीज़, और दूसरी एंट्री उसकी जाएगी क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिडक्ट फ्रॉम द रिस्पेक्टिव इनकम। तो ये चीज़ दोनों वाइस वर्सा है। रिसीवेबल में क्या करना है, इनकम पीएनएल में क्या करना है, डेबिट क्रेडिट साइड पे आपको क्या करना है, ऐड करना है, और इसमें क्या करना है, डिडक्ट करना है। वो चीज़ आपको याद रहनी चाहिए, और ये असेट्स में और ये जाएगी लायबिलिटी साइड में। फिर दूसरी बात हमारी है नंबर 6 पॉइंट डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स। डेप्रिसिएशन का पॉइंट आपको समझना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो आप डेप्रिसिएशन का पूरा लेसन स्टडी कर चुके हो स्टैंडर्ड 11 में, सेकंड पार्ट में लेसन नंबर 2 डेप्रिसिएशन अकाउंट। अभी डेप्रिसिएशन किस किस चीज़ पे लगता है और डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या है, तो यहाँ पे हम समझेंगे डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन मीन्स डिक्रीजिंग इन वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑन परमानेंट बेसिस, जो परमानेंट बेसिस पे एसेट्स के वैल्यू डिक्रीज होती है। वो मान लो कि अभी आपने बिजनेस को चलाने के लिए अभी हाल में एक मशीनरीज ली है, ठीक है, मशीनरी उसकी प्राइस है 10 लाख रुपीज़, ठीक है। तो पहले के 3 साल 4 साल 5 साल फर्स्ट 5 ईयर उसको कुछ नहीं होगा, फिर उसके बाद उसको रिपेयरिंग करवाना पड़ेगा, मेंटेनेंस, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस करवाना पड़ेगा आपको, ठीक है, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस करवाना पड़ेगा। उसको हम क्या बोलेंगे, वो एक्सपेंस जो पेड करते हैं वो, तो उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। मतलब कि मान लो कि 2019 में आपने ये मशीनरी बाई की है, आफ्टर 10 ईयर 2029 में उसकी प्राइस 2 लाख रुपीज़ हो गई है, तो वो क्या है, डिक्रीजिंग इन वैल्यू ऑफ असेट्स ऑन परमानेंट बेसिस। तो ये है 2 लाख रुपीज़ हो गई है, तो डिक्रीजिंग इन वैल्यू ऑफ असेट्स। अब डेप्रिसिएशन, देयर आर 2 टाइप ऑफ डेप्रिसिएशन, मतलब डेप्रिसिएशन में भी बहुत सारी मेथड है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की, जो हम स्टैंडर्ड, वैसे तो 10 से 12 मेथड है, माइलेज मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, अकाउंटिंग मेथड है, फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, डिमिनिशिंग मेथड है। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट, अब डेप्रिसिएशन कौन सी चीज़ पे कैलकुलेट होता है वो मैं आपको बात कर रहा था, एसेट्स पे कैलकुलेट होता है। डेप्रिसिएशन किसके ऊपर होता है, एसेट्स पे, ये तो आपको समझ में आया होगा। एसेट्स, तो कौन सी एसेट ऐसी एसेट्स पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट, वो तो पता है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। ये हम सब 11th स्टैंडर्ड में फर्स्ट लेसन में पढ़ ही चुके, थियरी सेक्शन के अंदर। स्टैंडर्ड टेंजिबल एसेट्स जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, क्या है, फिजिकल, जिसको हम टच कर सकते हैं, और इनटेंजिबल एसेट जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है पर उसको हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो फिजिकल एसेट, लैंड, बिल्डिंग, लैंड पे तो डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिर कोई भी चीज़ है
तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन होता है। पर इनटेंजिबल असेट्स कौन सी है? गुडविल है, फिर कॉपीराइट्स है, फिर ट्रेडमार्क्स है, फिर नो हाउ है, फिर सॉफ्टवेयर है, फिर पेटेंट्स है। ये सारी चीज़ पे डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रिटर्न ऑफ। इनटेंजिबल असेट्स पे डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ, और टेंजिबल असेट्स पे डेप्रिसिएशन क्या करना पड़ता है? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे देर आर टू टाइप्स ऑफ, अभी मेनली हम टू टाइप्स ऑफ मेथड लेते हैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की। एक तो है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड RBM, और दूसरा है स्ट्रेट लाइन मेथड SLM। ठीक है, ये दो मेथड हम स्टैंडर्ड 11 के अंदर कर चुके हैं। तो डेप्रिसिएशन मतलब रिड्यूसिंग बैलेंस और SLM मेथड के अंदर कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो हम सीखेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे ये दो मेथड पहले मेनली आपको दिखाऊंगा। मैं यहाँ पे लिख दूंगा पहले SLM और दूसरा है RBM, या तो डिमिनिशिंग मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, सॉरी। अब मान लो कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन है 10 लाख रुपीज़, राइट, और इसकी भी 10 लाख, यहाँ पे हम ऐसे ही करते हैं। ठीक है, अभी मीनवाइल दी और आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन ऑन कॉस्ट प्राइस। तो 3 साल के लिए आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, 1 अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 2019 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट। तो 10 लाख का 10% कितना आएगा? 1 लाख डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो बचेगा कितना 10 लाख में से? तो 9 लाख रिमेनिंग बैलेंस वो आपका 1 अप्रैल 2019 का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 10 लाख का 10, तो यहाँ पे भी 1 लाख 50, तो यहाँ पे भी 9 लाख हो गए। अब क्या करना है? ये हो गया आपका 1 अप्रैल 2019 का ईयर। अभी सेकेंड ईयर 31 मार्च 2020। अभी 10% डेप्रिसिएशन आपको सेम लेना है इसके पर, स्ट्रेट लाइन मेथड मतलब सेम। तो 1 लाख, ठीक है, तो बचेगा कितना? 8 लाख। पर यहाँ पे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे क्या करना है? जो आपका लास्ट बैलेंस बचा है उसके पर 10% डेप्रिसिएशन, मतलब 9 लाख का 10% डेप्रिसिएशन 90,000 यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। बचेगा कितना? 8,10,000 जो बचेगा वो हमारा बैलेंस। तो ये चीज़ यहाँ पे, तो ये हो गया आपका 1 अप्रैल 2020 का बैलेंस। अब लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना है 31 मार्च 2021 का। तो इसका 1 लाख एज इट इज़ आएगा, और बचेगा कितना? 7 लाख यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आएगा? 81,000 इसके पर लेना है, और बाकी का कितना बचेगा वो आप कैलकुलेट करके देखो। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों मेथड डिफरेंट मेथड है यहाँ पे। तो अकाउंट जो जिसने भी लिखे यहाँ पे दोनों में से कौन सी मेथड को अडॉप्ट किया है, कौन सी मेथड को एक्सेप्ट किया है? स्ट्रेट लाइन मेथड को या तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को? तो सभी बिजनेसमैन क्या करते हैं? यूज़ करते हैं तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को ही ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ये तो बहुत ईजी है, हर साल सेम डेप्रिसिएशन निकाल के यहाँ पे ये आ जाएगा। पर कब क्या होगा? जब, अब इसका लॉजिक क्या है, क्यों इसको एडॉप्ट किया है और क्यों इसको एक्सेप्ट किया है जो अकाउंट्स बनाने वाले हैं? वाई RBM मेथड इज़ यूज टू मेंटेन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इन द फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, तो इसके पीछे का भी एक लॉजिक है। जब आप कोई मशीनरी बाय करते हो तो इनिशियली जो 2-3 ईयर्स में उसका डेप्रिसिएशन क्या होता है? 0, मतलब कि उसका कोई रिपेयरिंग एक्सपेंस, कुछ उसका रिपेयरिंग करवाने का कोई एक्सपेंस नहीं होता है। तो आप क्या करते हो? उस समय में पूरा डेप्रिसिएशन यहाँ पे कैलकुलेट करते हो इनिशियल ईयर में पूरा। ठीक है, फिर 3 साल 4 साल 5 साल के बाद उस मशीनरी को रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा? रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस।
पहले तो क्या था, जब मशीन को आपने लिया तब उसका कोई रिपेयरिंग एक्सपेंस नहीं था, ठीक है, तो उसकी वैल्यू एज इट इज़ अब थी। पर अब 3 साल के बाद अब उसको क्या करवाना पड़ेगा, रिपेयरिंग मेंटेनेंस करवाना पड़ेगा, तो फिर डेप्रिसिएशन हमारा यहाँ पे कम हो जाएगा। तो ये अप एंड डाउन दोनों को मैच करने के लिए, ठीक है, इसीलिए हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री हम यहाँ पे देख रहे थे एडजस्टमेंट के अंदर कि डेप्रिसिएशन कहाँ पे आएगा आपका। तो डेप्रिसिएशन एसेट्स पे लगता है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव एसेट्स अकाउंट डेबिट। डेप्रिसिएशन इज वन काइंड ऑफ एक्सपेंस, बेनिफिटेड एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस है। क्या है, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, तो वो जाएगा आपका डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में जाएगा आपका, ठीक है। जो भी एसेट्स होगी उसमें से आपका डेप्रिसिएशन लिखना है। फिर अगर फैक्ट्री की एसेट्स है तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, पर अगर ऐसे ही बिजनेस के अंदर जो एसेट्स के अंदर नॉर्मली डेप्रिसिएशन बोला तो P&L में डेबिट साइड में अदर एक्सपेंस के हेडिंग के नीचे जाएगा वो डेप्रिसिएशन। फिर है असेट साइड में, बैलेंस शीट में क्या करेंगे, एसेट्स में से माइनस करेंगे, रिस्पेक्टिव एसेट्स में से माइनस करेंगे। वो आप 11th स्टैंडर्ड के अंदर आप देख ही चुके हो, ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। फिर है आपका नंबर 7 बैड डेट रिटर्न, बैड डेट रिटर्न ऑफ। मतलब बैड डेट्स क्या है, आप बिजनेस करते हो, आपने कोई कस्टमर को क्रेडिट पे सेल किया है कोई भी गुड्स को, वो आपको पैसे नहीं दे जाता है और आपको उससे पैसे लेने के निकल रहे, वो आपके डेप्टर्स है और आप उसके लिए क्रेडिटर्स हो, तो वो डेप्टर्स आपको पैसे नहीं दे जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, बैड डेट्स। मतलब इतना बैड डेट इज़ अ वन काइंड ऑफ लॉस फॉर द बिजनेस। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेप्टर्स अकाउंट, जो डेप्टर्स में से होते हैं उसको हम बैड डेट्स बोलते हैं। तो उसकी एंट्री कहाँ पे जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करेंगे, ऐड करेंगे ओल्ड बैड डेट्स। मतलब हमारी जो ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट्स होगी उसके अंदर हम क्या करेंगे, प्लस। दूसरी एंट्री कहाँ पे जाएगी, बैलेंस शीट में असेट साइड में जाएगी और डेप्टर्स में से क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे। मतलब उतना पैसा हमें मिल गया तो नहीं मिला है, ठीक है। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ न्यू और एडिशनल बैड डेट्स के यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, डेप्टर्स में से बैड डेट्स का अमाउंट माइनस कर देंगे। फिर है बैड डेट रिजर्व। बैड डेट रिजर्व का भी यहाँ पे दिया है, मतलब हमने जो भी हमारे पहले की बैड डेट्स है उसमें हमने पेंडिंग रखी है कि भाई इतना मिल जाएगा, इतना रिजर्व रखा है, फिर भी नहीं मिलेगा, तो उसकी एंट्री यहाँ पे बैड डेट रिजर्व की एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। तो डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा एंट्री जाएगा आपका एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में डिडक्ट फ्रॉम दी डेप्टर्स। डेप्टर्स में से आपको क्या करना है, डिडक्शन करना है। तो ये आपका बैड डेट रिजर्व का पॉइंट है। फिर डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेप्टर्स। डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेप्टर्स क्या है, मतलब कि आप किसी कस्टमर को कोई गुड्स सेल करते हैं, 100 मान लो कि 102 की गुड्स है, 102 रुपये की गुड्स है, 102 रुपये की, तो आप कस्टमर को क्या बोलोगे, कस्टमर क्या बोलेगा, 2 रुपये छूटे नहीं है, 100 रुपये। तो ट्रेडर भी क्या बोलेगा, 100 रुपये दे दो, कोई बात नहीं, 2 रुपये, मतलब वो डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेप्टर्स। तो डेप्टर्स के ऊपर डिस्काउंट रिजर्व रखते हैं छोटी मोटी अमाउंट, तो उसकी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेप्टर्स अकाउंट क्रेडिट, और उसकी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में। दूसरी उसकी इफेक्ट जाएगी एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट डिडक्ट फ्रॉम दी डेप्टर्स। मतलब बैलेंस शीट में एसेट साइड में क्या करेंगे, डेप्टर्स में से उतना डिडक्शन कर देंगे। उसके बाद है नंबर 10 फॉर अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज। मतलब आपने क्रेडिट परचेज किया है, वो अनरिकॉर्डेड है, मतलब रिकॉर्ड करना भूल गए हैं। अगर करते तो उसकी एंट्री क्या होती, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट। तो अनरिकॉर्डेड परचेज जो बाकी है आपका, परचेज क्या है पर रिकॉर्ड करना बाकी है, तो क्या करोगे आप, परचेज ऑलवेज कहाँ पे आता है, मैंने आपको दिखाया है, आपको समझाया है, एक्सप्लेन किया है, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में आता है। तो आप इफेक्ट में देखो, इफेक्ट ही मेन आपको याद करनी है यहाँ पे। तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट ऐड इट टू परचेज, मतलब परचेज आपको ऑलरेडी दिया ही होगा ट्रायल बैलेंस के अंदर, उसमें ऐड करना है। और दूसरा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जो क्रेडिटर्स हो गए उसमें आपको ऐड करना है, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट ऐड इट टू क्रेडिटर्स।
तो बहुत ही ईजी ये जो है आपके ट्रांजैक्शन और ये एडजस्टमेंट है, आप उसको प्रैक्टिकली भी समझोगे तो बहुत ही आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हुआ अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज। अब देखो ये सेल्स है तो उससे उल्टा ये क्रेडिट परचेज है, तो यहाँ पे देखो अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स, तो उसकी एंट्री क्या होगी, डेप्टर्स अकाउंट। अगर आप सेल्स मतलब किसी को सेल किया है आपने, तो आपने क्रेडिट बीइंग अ ट्रेडर्स आपने किसी कस्टमर को सेल्स किया है, क्रेडिट में सेल किया है, तो वो आप लिखना भूल गए हो, तो डेप्टर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि आप पैसे का आप गुड्स सेल करते हो डेप्टर्स को, कस्टमर को, तो आपके लिए वो डेप्टर्स बन जाता है, तो वो आप लिखना भूल गए, तो इसकी एंट्री क्या होगी, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में क्या करेंगे, डेप्टर्स के अंदर ऐड करेंगे, और दूसरी एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे चले जाएंगे। क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करेंगे, सेल्स के अंदर, सेल्स आपकी ट्रायल बैलेंस के अंदर दे दी ही होगी, उसके अंदर आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। तो ये हुआ अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स। अब इन दोनों से भी उल्टा, अब क्या है, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज रिटर्न। ये तो हुआ अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज, पर जब अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज रिटर्न नहीं लिखा है तो रिटर्न के जब केस होगा, यहाँ पे ये ऐड हुआ है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा अपना अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज रिटर्न। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में क्या है कि परचेज में ऐड किया है, तो परचेज रिटर्न में क्या करना है आपको, अनरिकॉर्डेड फॉर अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज रिटर्न में डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट डिडक्ट फ्रॉम द परचेज, परचेज में से क्या करना है, माइनस करना है, और दूसरा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स में क्या करना है, माइनस डिडक्ट करना है। यहाँ पे ऐड करना था अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज में, यहाँ पे क्या करना है, डिडक्ट करना है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज फॉर अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज रिटर्न के केस के अंदर आपको यहाँ पे लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में डिडक्ट करना है क्रेडिटर्स में से, और डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट में डिडक्ट करना है परचेज में से। फिर है नंबर 13 फॉर अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स रिटर्न, तो इसका वाइसे वर्सा, या तो ऊपर का जो है इसका वाइसे वर्सा, यहाँ पे अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेप्टर्स अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे क्या करना है आपको, 13 के अंदर क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट में डिडक्ट करना है सेल्स में से। यहाँ पे हम क्या करते थे, ऐड करते थे ट्रेडिंग अकाउंट में, और यहाँ पे हमें क्या करना है, डिडक्शन करना है, माइनस करना है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी एंट्री असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में डेप्टर्स में से डिडक्ट करना है, तो उसमें हम क्या करते थे, डेप्टर्स में ऐड करते थे, यहाँ पे डेप्टर्स में ऐड, यहाँ पे क्या करना है आपको, डेप्टर्स में से डिडक्शन करना है। तो वाइस वर्सा ही एंट्री है, तो आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद है आपका इंटरेस्टिंग पॉइंट नंबर 14, परचेज रिटर्न रिकॉर्डेड टू सेल्स रिटर्न बुक। यहाँ पे बुक है, मतलब जो परचेज रिटर्न हुआ है वो आपने बाय मिस्टेकली से रिकॉर्ड कर दिया है सेल्स रिटर्न बुक में। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगी, दो एंट्री यहाँ पे, सेल्स अकाउंट डेबिट, पहले तो आपने क्या किया, परचेज रिटर्न रिकॉर्डेड टू सेल्स रिटर्न, तो परचेज रिटर्न करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है, ठीक है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट, पर यहाँ पे परचेज रिटर्न रिकॉर्डेड टू सेल्स रिटर्न पे लिख दिया है, तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेप्टर्स अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे आपको एंट्री सबसे पहले दी है कि क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट डिडक्ट इट फ्रॉम द सेल्स, लिखना था परचेज में, ठीक है, और लिख दिया सेल्स में, तो क्या करेंगे, तो पहले तो हम क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स में जाएंगे, ठीक है, और सेल्स में से माइनस कर देंगे, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट डिडक्ट फ्रॉम द सेल्स अमाउंट माइनस कर देंगे, और दूसरी एंट्री असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में डिडक्ट फ्रॉम द डेप्टर्स, उसमें से माइनस करके अब हम क्या करने थे, परचेज रिटर्न में एंट्री करनी थी, क्या करनी थी, परचेज रिटर्न में। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट डिडक्ट फ्रॉम द परचेज, क्योंकि रिटर्न वाला परचेज रिटर्न वाला पॉइंट है ऊपर, नंबर 3 वाला, नंबर 12 वाला पॉइंट है आपका, तो रिटर्न, तो डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट डिडक्ट फ्रॉम परचेज, और दूसरी एंट्री उसकी करेंगे ओरिजिनल लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट डिडक्ट फ्रॉम द क्रेडिटर्स में से माइनस करेंगे। तो ये यहाँ पे उल्टा हो गया था, तो क्या होगा, ऐसे ट्रांजेक्शन जो है, जो परचेज रिटर्न हुआ है
और वो हमने रिकॉर्ड कर दिया है सेल्स बुक के अंदर, तो उसको फिर 4 एंट्री के अंदर दिखाना पड़ेगा। 2 एंट्री हमारी जाएगी ट्रेडिंग में, 2 एंट्री जाएगी बैलेंस शीट में असेट साइड में, और 2 जाएगी हमारी लाइबिलिटी साइड के अंदर। तो ये 4 ट्रांजेक्शन हमारे 4 एंट्रीज यहाँ पे होगी। उसी तरह है आपका सेल्स रिटर्न रिकॉर्डेड टू परचेज, इसका वाइस वर्सा ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो सेल्स रिटर्न हुआ था, मतलब हमने किसी को गुड सेल्स किया था बीइंग अ ट्रेडर, उसने हम रिटर्न किया, और हमने बाय मिस्टेकली कहाँ पे लिख दिया, परचेज बुक के अंदर। हमें लिखना था सेल्स बुक के अंदर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, परचेज में से जाके माइनस कर देंगे। मतलब पहले तो क्या करेंगे, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में जाएंगे, फिर क्या करेंगे, क्रेडिटर्स में से माइनस कर देंगे, दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे जाएंगे, और क्या करेंगे, परचेस में से डिडक्ट कर देंगे। अब लिखना था कि इसमें सेल्स में, तो क्या करेंगे, क्रेडिट साइड्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, सेल्स में से डिडक्शन करेंगे, और नंबर 4 वाली एंट्री जो है एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, उसमें क्या करेंगे, डेप्टर्स में से डिडक्शन करेंगे। तो इसकी भी 4 एंट्री आपके। तो ये सारे ट्रांजेक्शन आपको बाय हार्ट होने चाहिए, आपको प्रैक्टिकली, ऐसा नहीं रट्टा मार दो, प्रैक्टिकली समझना है। नंबर 15, ठीक है, ये नंबर 15 का इसका एंट्री। पहले तो आपने क्या किया था कि सेल्स किया था, तो ओरिजिनल सेल्स रिटर्न जो हुआ है उसको रिकॉर्ड परचेस बुक पे कर दिया, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट क्रेडिट हो गया। अब क्या हुआ ना, करना था हमें सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेप्टर्स अकाउंट क्रेडिट, वो करना था, तो वो हमने ओरिजिनल यहाँ पे ये किया। उसके बाद का जो पॉइंट है हमारा कि क्रेडिट परचेज रिकॉर्डेड टू सेल्स बुक, मतलब जो क्रेडिट परचेज हमने किया वो हमने सेल्स बुक के अंदर लिख दिया, तो उसकी एंट्री। तो परचेज जो हुआ है तो हमने सेल्स पे, तो सेल्स पे हमने लिख दिया, तो उसकी एंट्री सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेप्टर्स अकाउंट क्रेडिट। हमें करनी एंट्री थी कौन सी, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट। तो पहले तो हमने क्या की, क्रेडिट परचेज किया, उसका सेल्स बुक में लिख दिया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट में जाना पड़ेगा, और डिडक्ट फ्रॉम दिस सेल्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सेल्स में से माइनस करना पड़ेगा, और असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में क्या करना पड़ेगा, डेप्टर्स में से डिडक्ट करना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा आपको, फिर से ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे जाना है, और फिर आपको क्या करना है, परचेज में ऐड करना है, ठीक है। परचेज में क्या करना है, ऐड करना है, और दूसरा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स के अंदर ऐड करना है। तो जो आपका क्रेडिट परचेज हुआ था उसको आपने क्रेडिट सेल्स पे रिकॉर्ड, तो सेल्स का अमाउंट उतना माइनस कर देंगे सेल्स और डेप्टर्स में से, और वो हम ऐड कर देंगे जाके ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में, और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स हमारे इतने दिखाएंगे हम। फिर है नंबर 17, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर ही ये है, आपको वैसे टेक्स्ट बुक स्कूल से मिल गई होगी अभी से। फिर है नंबर 17, क्रेडिट सेल्स रिकॉर्डेड टू परचेज बुक, मतलब कि उसका जो 16 पॉइंट नंबर है उसका ही वाइस वर्सा, क्रेडिट सेल्स रिटर्न करना था आपको, क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करना था, और कर दिया परचेज बुक के अंदर। तो क्रेडिट परचेज कर दिया, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट आपने कर दिया। करना था क्या, डेप्टर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट करना था। तो हम क्या करेंगे, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में जाएंगे, और क्रेडिटर्स में से क्या करेंगे, उतना माइनस करेंगे। दूसरा डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, परचेज में से उतना माइनस कर देंगे। फिर जो करना था वो एंट्री है ओरिजिनल कि असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में से डेप्टर्स में ऐड कर देंगे, और क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स के अंदर क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इन शॉर्ट बहुत ही एक दूसरे को वाइस वर्सा बना के यहाँ पे बनाया गया है। तो ये आपका 17 नंबर का पॉइंट्स। फिर है आपका 18 नंबर का पॉइंट। अच्छा, अभी तो ये चीज़ तो हम लेसन नंबर 1 के अंदर बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर चुके थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला है तो आप क्या करेंगे, उसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या होती है, मैंने आपको एडजस्टमेंट सिखाया ही था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका कहाँ पे जाएगा, डेबिट साइड ऑफ P&L एप्रो में एक इफेक्ट, दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में कहाँ पे जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में कैपिटल के अंदर ऐड करना है। अगर आपको पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना है तो आप डायरेक्टली बैलेंस शीट में कैपिटल के अंदर जो लिखी है वो उसके अंदर ऐड कर देंगे। तो
अगर ये नहीं होगा तो आप दूसरा भी ऐसा कर सकते हो, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट दिखा के क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप दिखा, जैसे हम दिखाते थे लेसन नंबर 1 के अंदर। तो ये है डेबिट साइड ऑफ P&L एप्रो फर्स्ट इफेक्ट। दूसरी इफेक्ट आपकी जाएगी या तो लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल में ऐड करो, या तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे दिखा दो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट है। फिर नंबर 19 पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया था लेसन नंबर 1 के जो वीडियो है उसमें। तो ड्राइंग्स जब करते हैं तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट क्रेडिट। तो ड्राइंग्स आपकी जनरली कहाँ पे जाती है? ड्राइंग्स आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखते हो। अगर आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन नहीं करना है और डायरेक्टली बैलेंस शीट में दिखाना है तो आप ऐसे लिख सकते हो कि ड्राइंग्स प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। वहाँ पे अगर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना चाहते हो तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में या तो करंट अकाउंट में डेबिट साइड में आपको दिखाना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो यहाँ पे लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में ऐड इन ड्राइंग्स में आप ऐसे भी कर सकते हो, या तो फिर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड। दूसरी उसकी एक एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहाँ पे जाएगी? क्रेडिट साइड में। मैंने आपको लिखाया ही है। फिर है पार्टनर्स को आप सैलरी देते हो पार्टनरशिप फर्म के अंदर, फर्म चल रहा है तो आप बट ऑब्वियसली सैलरी दोगे, सैलरी प्रोवाइड करोगे। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो सैलरी कहाँ पे जाएगी? पार्टनर्स की सैलरी है, सिर्फ सैलरी नहीं है, क्या है? पार्टनर्स की सैलरी है। वो सैलरी हम लिखते थे प्रॉफिट एंड लॉस में, वो तो किसकी? वर्कर, जनरल मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंशियल मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, फिर प्रोडक्शन मैनेजर है, रिसर्च एंड डेवलप मैनेजर है, वो उन सब की सैलरी जो वाइट कॉलर जॉब के अंदर है। ये जो है वो पार्टनर्स की सैलरी। तो पार्टनर्स की सैलरी आपकी P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड में जाएगी। सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन आप याद कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखा है डेबिट साइड ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और दूसरा क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, दोनों में से कोई भी अकाउंट में आप सैलरी दिखा सकते हो। अगर आप सैलरी पार्टनर्स की यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट मेंटेन नहीं करोगे तो डायरेक्टली आपको सैलरी बैलेंस शीट में असेट साइड पे आपको दिखाना पड़ेगा, सॉरी लाइबिलिटी साइड में आपको वो सैलरी पार्टनर्स का दिखाना पड़ेगा। पर आप सेपरेटली ही पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट बनाएंगे तो उसमें कोई अकाउंट्स जो बहुत ही गड़बड़ हो जाती है, ऐसे गड़बड़ाने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। तो ये हो गया आपका पार्टनर्स की सैलरी। फिर इस सैलरी की जगह पे और भी आता है सैलरी, कमीशन, बोनस, रेम्यूनरेशन, ये भी। फिर इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट्स ऑफ पार्टनर, तो ये भी चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो पार्टनर्स का क्रेडिट बैलेंस कहाँ पे जाएगा? डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, और पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाएगा। वो भी मैंने आपको डिस्कस किया है बहुत ही पहले। फिर नंबर ये 21 है कि इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट्स ऑफ पार्टनर, तो उसके दो इफेक्ट। फिर है नंबर 22 इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट, डेबिट बैलेंस पे जो भी इंटरेस्ट चार्ज करना है उसका। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट, यहाँ पे एंट्री देख सकते हो 22 की। अब डेबिट बैलेंस का पार्टनर्स के करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस का इंटरेस्ट है वो आप कहाँ पे दिखाओगे? डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट और क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। या तो पहले क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में दिखा दो, और दूसरी एंट्री उसके डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स के करंट अकाउंट में दिखाओगे तो भी चलेगा। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, मतलब कि पार्टनर्स ने जो लोन दी है उसका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अभी तक आप अनपेड है, बिजनेस ने पेड नहीं किया है वो, तो उसकी एंट्री इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट क्रेडिट, तो उसकी एंट्री जाएगी डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अंडर द हेडिंग्स ऑफ फाइनेंशियल एक्सपेंस, एंड लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में विद द एक्चुअल लोन विथ इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट जाएगा आपका बैलेंस शीट के अंदर। तो इसकी दो इफेक्ट है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, मतलब अभी तक जो पार्टनर्स ने आपको बिजनेस करने के लिए जो लोन दिया था उसका इंटरेस्ट फर्म को देना है, फर्म देगी पार्टनर्स को, ठीक है। मतलब अनपेड, अभी तक आपने
चुकाया नहीं है, आपके लिए वो ड्यू है, मतलब वो चुकाना आपको बाकी है। तो अगर आप देंगे तो आप डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी इन लोन जो देगी होगी, मान लो कि 50,000 की लोन है, उसके बाद 10% इंटरेस्ट आपको उस पार्टनर्स को देना है, डिसाइड किया है पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर। तो 5,000 एज अ 5,000 आपको दिखाना है प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में अंडर द हेडिंग्स ऑफ फाइनेंशियल एक्सपेंस, और दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में जाएगी पार्टनर्स का लोन करंट लाइबिलिटीज़ के हेडिंग में। फिर उसके बाद एक 24 नंबर का पॉइंट है ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व। जब जो भी रिजर्व आपको होता है प्रॉफिट, जनरल रिजर्व कहाँ पे होता है, मतलब कहाँ से रिजर्व मिलता है, आप जो प्रॉफिट होता है उसमें से आधा पैसा आप रिजर्व में रखते हो, तो वो जनरल रिजर्व ट्रांसफ़र करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। तो डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगी उसकी एक एंट्री, और दूसरी एंट्री लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में क्या दिखाएंगे, अंडर द हेडिंग्स ऑफ रिजर्व में ऐड करेंगे। फिर दूसरी यहाँ पे नंबर 25 है कमीशन पेबल टू पार्टनर्स। जो भी आपको पार्टनर्स को कमीशन देना है वो, ठीक है, मैंने आपको कमीशन की भी बहुत ही डिटेल में प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन, फिर बिफोर और आफ्टर दोनों कमीशन की मैंने बात की है। पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो डेबिट साइड ऑफ P&L एप्रो में जाएगा कमीशन, जो भी पार्टनर्स को कमीशन मिलेगा वो, और दूसरी एंट्री पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में कमीशन जो पार्टनर्स को होगा वो लिखेंगे। तो ये चीज़ है कमीशन पेबल टू पार्टनर। फर्म देगी पार्टनर्स को कमीशन, किसको देगी, पार्टनर्स को कमीशन देगी तब, तो उसकी एक एंट्री जाएगी P&L एप्रो में डेबिट साइड में, और क्रेडिट साइड में करंट अकाउंट में या तो कैपिटल अकाउंट में। उसके बाद नंबर 26 है इंटरेस्ट ऑन एडवांस लोन। लोन एडवांस में आउटस्टैंडिंग, मतलब इंटरेस्ट ऑन एडवांस लोन, एडवांस में जो कोई लोन दी है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट क्रेडिट। तो मतलब एडवांस में भाई कोई लोन ली है या तो दी है, तो एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में लिखेंगे, और दूसरा क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब एडवांस में जो कोई लोन है तो वो आपकी इनकम हो जाएगी, और बैलेंस शीट में कहाँ पे दिखाएंगे, करंट लोन एंड एडवांसेस के हेडिंग में उसको दिखाएंगे। तो एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट और क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर है एमोटाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल, पैटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जो एमोटाइज होता है वो, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में टू इंटेंजिबल एसेट्स अकाउंट क्रेडिट, मतलब डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट में या एमोटाइज, उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन या तो एमोटाइज हो गए वो उसके वैल्यूएशन हम करेंगे वहाँ पे जब कैलकुलेशन करेंगे तब। डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और है असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में डिडक्ट फ्रॉम द इंटेंजिबल एसेट्स, उसमें जब रिटर्न ऑफ करते हैं वो एमोटाइज करते हैं, उसकी वैल्यूएशन जब करते हैं गुडविल की या तो पैटेंट्स की या तो ट्रेडमार्क्स की वो। उसके बाद है आपका पॉइंट नंबर 28 अनरिकॉर्डेड गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। अगर आपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई गुड्स को विड्रॉ किया और उसको अनरिकॉर्ड, मतलब आप रिकॉर्ड करना भूल गए हो, ठीक है, तो उसकी एंट्री ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट क्रेडिट। तो अनरिकॉर्डेड परचेज है आपका, तो लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में ड्राइंग्स के अंदर आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करेंगे, परचेज में से आप क्या करेंगे, उसको डिडक्ट करेंगे क्योंकि पर्सनल यूज़ के लिए लिया है। फिर है आपका नेक्स्ट पॉइंट नंबर 29 गुड्स इश्यूड फॉर फ्री सैंपल, मतलब आपने फ्री सैंपल के लिए कोई गुड्स दिया है आपने, ठीक है, तो मान लो कि आप शॉप का बिजनेस करते हो, तो आप कहीं पे भी एक सेल्समैन को हायर करके कई मोहल्ले में जाके आप ऐसे बोलोगे कि भाई ये साबू की एक शॉप की गोटी है, या तो अब तुम दे के आओ भाई, ऐसे एज अ सैंपल यूज़ करो फिर कैसा लगेगा। तो वो एडवर्टाइजमेंट करने के लिए जो एक्सपेंस आपने किए, पैम्पलेट छपवाया या तो फिर होर्डिंग्स लगवाए, तो वो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट क्रेडिट। गुड्स को परचेज करके फिर आपने एडवर्टाइजमेंट्स की है तो उसकी इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में जाएगा। और दूसरी इफेक्ट है आपकी एडवर्टाइजमेंट एज अ सैम्पल, तो
डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट डिडक्ट फ्रॉम दी परचेज, परचेज में से माइनस। क्यों परचेज में से माइनस करके? क्योंकि गुड्स की एडवर्टाइजमेंट की इसलिए ट्रेडिंग में जाएगी, तो परचेज जितना किया होगा उसमें से आपको कोई पैसे मिलने वाले हैं नहीं, क्योंकि वो आपका उतना स्टॉक कम होगा। तो परचेज में से वो सैम्पल एडवर्टाइजमेंट किए वो माइनस करेंगे, और डेबिट साइड ऑफ P&L में अंडर द हेडिंग्स ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आप लिखेंगे टू एडवर्टाइजमेंट्स एक्सपेंस अकाउंट, ऐसा दिखाएंगे। तो ये है 29 नंबर का आपका ट्रांजेक्शन। फिर है नंबर 30 स्टेशनरी स्टॉक। स्टेशनरी स्टॉक, स्टॉक ऑलवेज असेट्स होती है तो वो बैलेंस शीट में ही जाएगा असेट साइड में। स्टेशनरी स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक में डिफरेंस है, ठीक है। तो आप यहाँ पे उसको मतलब दोनों असेट्स ही है, उसको हम बैलेंस शीट में ही दिखाते हैं असेट साइड पे। तो यहाँ पे स्टेशनरी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट। एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में स्टेशनरी स्टॉक अंडर द हेडिंग्स ऑफ करंट एसेट्स, और दूसरी इफेक्ट उसके डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिडक्ट फ्रॉम द स्टेशनरी एक्सपेंस। आपको स्टेशनरी एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में दे ही दिए होंगे, उसमें से स्टेशनरी का स्टॉक माइनस कर देना है। तो ये पॉइंट नंबर हो गया आपका 30। फिर है 31 राइट ऑफ या तो रिटर्न ऑफ लीज होल्ड प्रॉपर्टी, मतलब आपने कोई प्रॉपर्टी को भाड़े पे लिया है। मैंने आपको पहले ही एग्जांपल दिया था लीज होल्ड प्रॉपर्टी, राइट ऑफ लीज होल्ड प्रॉपर्टी। ये पॉइंट आपको कई बार पूछते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में आता है, तो टू लीज होल्ड प्रॉपर्टी से आप उसको दिखाएंगे। तो उसको एक इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में, दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में असेट साइड में क्या करेंगे, डिडक्ट फ्रॉम द लीज होल्ड प्रॉपर्टी। मान लो कि एक ऐसे असेट से जो उसकी वैल्यू है 10 लाख रुपीज़, और उसके पर 6 ईयर का डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ करना है, लीज रिटर्न ऑफ करनी है। तो उस हिसाब से आप 60,000 लीज आप पेमेंट करके, तो उसकी एंट्री जो है वो एक जाएगी आपकी ट्रेडिंग में डेबिट साइड, सॉरी P&L में डेबिट साइड में, और बैलेंस लीज होल्ड प्रॉपर्टी जो आपको ट्रायल बैलेंस में दिया होगा उसमें से माइनस कर देंगे। फिर आपका पॉइंट नंबर 32 है रिसीवेबल इंटरेस्ट डिविडेंड ऑन शेयर एंड अदर इन्वेस्टमेंट। आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। कोई भी शेयर के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा या तो डिविडेंड मिलेगा। या तो आपने शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको डिविडेंड, और या तो आपने डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो अगर रिसीवेबल इनकम मिलने वाली है, मतलब मान लो कि आज मैंने रतन टाटा कंपनी है उसके 5,000, एक शेयर की प्राइस है 5,000 रुपीज़, ऐसे 10 शेयर लिए है, 5,000 इंटू 10 तो कितना हो जाएगा 50,000। तो 50,000 के शेयर मेरे पास है, एक साल के बाद उसी एक शेयर की प्राइस 10,000 हो गई, तो 10,000 इंटू 10 तो कितना हो जाएगा 1 लाख। तो वो इनकम होगी, तो मैं कहाँ पे रिसीवेबल इंटरेस्ट और डिविडेंड ऑन शेयर और अदर इन्वेस्टमेंट, तो क्या होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाएगा। कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, और असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में अंडर द हेडिंग्स ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। क्योंकि तो ये है आपकी इनकम रिसीवेबल जो मिलने वाली है, डिविडेंड मिलने वाला है। और लास्ट नंबर पॉइंट नंबर 33 पर्सनल असेट्स इंट्रोड्यूस्ड बाय पार्टनर। इफ एनी असेट्स इंट्रोड्यूस्ड बाय पार्टनर्स देन एंट्री will be assets account debit to partners capital account credit. Then number 1 effect is assets side of balance sheet and liability side of balance sheet add in capital। जो कोई कैपिटल वो पर्सनल असेट्स वो इंट्रोड्यूस करता है तो वो असेट्स बाय किया, वो आपका कैपिटल एक्सपेंस हो गया। तो कैपिटल के अंदर आपको दिखाना है इतनी असेट्स आपने बाय की है एज अ कैपिटल, और एसेट्स में भी आपको दिखाना है। तो ये 33 एडजस्टमेंट है, आपको रीड करके बाय हार्ट करके या तो प्रैक्टिकली समझ के इस एंट्री को आपको याद रखना है, तभी ही आप बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर 12 मार्क का जो सम आएगा उसको सॉल्व कर पाओगे। अदरवाइज़ आप क्या करवाओगे, सिर्फ एंट्री कर पाओगे और 12 में से 12 में से 3-4 मार्क्स ही कवर कर पाओगे। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये एडजस्टमेंट आपको बाय हार्ट या तो प्रैक्टिकली करना है। तो ये जितने भी 1 to 33 एडजस्टमेंट है
अभी ये एडजस्टमेंट आपको अपनी नोटबुक के अंदर कॉपी कर देने हैं, सारे एडजस्टमेंट 1 to 33, और उसकी स्टडी बैठ के आपको करना है। अब हम उसके ऊपर प्रैक्टिकल सेशन पे जाएंगे, बाकी का हम देखेंगे वीडियो नंबर नेक्स्ट के अंदर, वीडियो नंबर 4 के अंदर देखेंगे कौन सी जो ये एडजस्टमेंट के रिलेटेड हमारी जो कहीं सारी ऐसी क्वेरीज रहती है उसको हम दिखाएंगे।